हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूं थोड़ा सा लेट होने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से सर्दी जुकाम से जकड़ा हुआ हूं ना। तो आज मैंने सोचा काढ़ा बना था पी लूं, तो उसके बाद स्टार्ट करता हूं ना। ठीक है, थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, वैसे ही आ गया नहा धो के तुरंत। ठीक है, क्योंकि बिना नहाए मैं कभी पढ़ाई वाला काम नहीं करता हूँ, नहा धोकर ही करता हूँ। ठीक है, तो क्लास शेड्यूल था 10 मिनट लेट, लेकिन मैं आपको 15 मिनट लेट हो गया ना। चलिए ठीक है, कोई नहीं, मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। ओके। अरे अचानक डाउट क्लास नहीं लेते हैं, मैंने बताया था डाउट क्लास लेने के लिए। कौन कहता है डेली क्लास में नहीं आते हो तो हम क्या कर सकते हैं आपका। कौन कहता है अचानक डाउट क्लास लेते हैं, कौन कर रहा है। मैंने सुबह बता दिया था कि 12 बजे क्लास नहीं लूंगा, शाम को डाउट क्लास लूंगा। और मैंने उससे पहले भी शुक्रवार को भी बताया था कि अगले सप्ताह में डाउट क्लास लूंगा। हाँ, बताओ यहाँ पे जितने लोग, बताओ मैं कहा था कि नहीं कहा था, बताओ इनको। कौन पूछा था मुझे अचानक डाउट क्लास वाला, कौन है, बताओ मुझे। कहा था कि नहीं कहा था मैंने। मैंने सुबह भी कहा था, पिछले सप्ताह में शुक्रवार को जब मैंने क्लास लिया था डाउट क्लास, तब पर भी मैंने कहा था कि अगले सप्ताह में डाउट क्लास लूंगा। हाँ, आज भी मैं कहना चाहता हूं अगले सप्ताह में केमिस्ट्री का डाउट क्लास लेने वाला हूं। डेली क्लास आते नहीं हो आप लोग। बोले थे नहीं होगा, मैंने ये बोला था कि शरीर में दम रहेगा तो होगा सागर। ये नहीं कहा था मैंने नहीं होगा, आज क्लास नहीं होगी, ऐसा कहा ही नहीं था मैं। देखो, जब तक शरीर में थोड़ा सा भी दम रहेगा ना, तब तक मैं आपका क्लास लूंगा। था तो ले लिया। आज भी बहुत बुरी स्थिति, आज सर्दी जुकाम बुखार, अब जो कोविड का थोड़ा मोड़ा इन्फेक्शन हो जाए तो हालत जानते हो कैसा होता है। फिर मैं ले रहा हूं क्योंकि अभी शरीर युवा है ना। आईडियो में बोला था, आज मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं कि आज जो फिजिक्स क्लास में 11 बजे नहीं लूंगा, शाम को लूंगा, या 5 बजे लूंगा या फिर 9 बजे लूंगा, दो में से चाहे जब लूंगा। या तो 5 बजे लूंगा या फिर 9 बजे लूंगा, ठीक है, दो में से जाए जब लूंगा। क्योंकि मैं जब कल जो चेक करवाया था उसका मुझे रिपोर्ट वगैरह लेने जाना है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। या तो 5 बजे लूंगा या फिर 9 बजे लूंगा ना। अभी क्या बजे, अगर 5 बजे से पहले आ जाऊंगा, शरीर में दम रहेगा तो 5 बजे ले लूंगा, 5 बजे से पहले नहीं आ पाऊंगा तो 9 बजे लूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आप लोगों को, लेकिन लूंगा। आज डाउट क्लास नहीं होगी, आज क्लास होगी। अब ये कब होगा ये मैं नहीं पता, क्योंकि आप लोग भी जाते होंगे हॉस्पिटल, तो आपको पता नहीं चलता होगा कब 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 कौन कितने बजे आते हैं। मैं जाऊंगा, और जो आशीष सर है उनका भी तबीयत खराब, उनका भी सिटी स्कैन वगैरह हुआ है सर का, तो उनका उनका मुझे लेने जाना है। मतलब वो जो होता है रिपोर्ट वगैरह, तो लेने जाना है। अगर समय से आ गया तो 5 बजे ले लूंगा, नहीं आया तो 9 बजे लूंगा। ठीक है, दोनों चीजें आपके हाथ में, मैं दोनों बता दिया हूं आप लोगों को। ठीक है ना, क्या बताना है सर, बता दीजिए। घन के कोने पर, केंद्र पर, फलक पर ये क्या होता है। अच्छा एक मिनट, एमडी साहिल खान, आप अभी फोन करो तो मुझे टेलीग्राम पे, क्या पूछना चाहते हो आप। टेलीग्राम पे फोन करो तो एमडी साहिल खान, एमडी साहिल खान टेलीग्राम पे फोन करो आप तुरंत। हाँ, फटाफट फोन करो, आपका डाउट तुरंत मैं बता के तब आज से क्लास स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि यही डाउट रहेगा तो आपको हाँ, टाइम तो ओवर है, बिल्कुल टाइम ओवर है विनायक जी, मैं मानता हूँ, क्योंकि तबीयत खराब था इसलिए मेरे को आने में लेट हुआ। हाँ, मैंने सोचा काढ़ा वाड़ा पी के चलता हूँ, हो सकता है खांसी उसी कम आए। ठीक है, शायद कम आ भी रही है। सॉरी, एमडी साहिल खान फोन करो फटाफट, टेलीग्राम पे कॉल करो, यही 930 577 1375 वाले नंबर पे। नहीं, आज डाउट क्लास नहीं होगा, आज क्लास होगी। नहीं, लिमिट के बारे में पूछ रहा हूं, अभी नहीं पूछे, पूछूंगा अभी। एमडी साहिल खान का कोई कोई डाउट है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि छोटा सा डाउट है उसको क्लियर कर देता हूं। फोन करो यार एमडी साहिल खान। अरे एमडी साहिल खान पूछोगे। हाँ, मेडिसिन अभी कहा, अभी तो जांच करवाए, मेडिसिन आज लेंगे। एमडी साहिल खान नहीं पूछोगे तो मैं आगे निकल जाऊंगा, फोन करो तुरंत टेलीग्राम पे। अगले सप्ताह में होगा सोनू केसरी, वो तो बृहस्पतिवार से आज ही से होने वाला था, लेकिन क्या हुआ ना कि मुझे थोड़ा सा सर्दी जुकाम बुखार हो गया, तो सर वो डरने लगे कि अरे सर आ जाएंगे तो हो सकता है आपको कोविड हो। तो आज मैं जांच करा रहा हूँ, निगेटिव आ गया तो हो जाएगा। आगे चलिए बताइए। लगाने नहीं है, अरे यार 9131 हैंड राइज प्लीज मत करो। ठीक है, आप मत करो, आप कॉल करना है तो टेलीग्राम पे करो। अरे यार एमडी साहिल खान, तो मैं आपको कैसे बताऊं।
अरे क्या प्रॉब्लम है एमडी साहिल खान, बताओगे? फोन भी तो नहीं कर रहे हो आप, मैं क्या कर सकता हूं? टेलीग्राम पे कॉल करो, सब बच्चे करते हैं। नहीं करोगे मैं आगे चलूंगा, फिर मेरी गलती मत देना। युवराज, क्लास को देख लेना, सब क्लास सेव है। यही तो है ऑनलाइन इनके सिस्टम। ऑफलाइन होते तो जो क्लास निकल जाती, नोट से पढ़ना होता। ऑनलाइन में जैसे मैं पढ़ाया था सेम क्लास है आपके पास। नहीं करोगे तो मैं आगे चलूं? चलो नहीं करोगे इसका मतलब आप कंफर्म बता दो। नहीं बताओगे एमडी साहिल खान तो मैं आगे चल रहा हूं, फिर कहना मत कुछ हमसे। हम्म बस मजे ले रहे हो क्या? लग रहा है आप मजा ले रहे हो, सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा भी और सबका भी। हाँ, डाउट है तो फोन करना चाहिए ना, फोन क्यों नहीं कर रहे हो आप? हम आगे चल रहे हैं, चलिए जाने दीजिए। बताते तुरंत कॉल में, आप बता देता मैं आपको डाउट। सब लोग कॉल करते हैं, आपको कॉल नहीं करने आ रहा टेलीग्राम पे। चलिए ठीक है। हाँ, ये युवराज, युवराज फोन कर रहे हैं, इनका मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ। हाँ युवराज, बोलो। हेलो, हेलो। हाँ युवराज बोलो, क्या डाउट है आपको? हेलो, हेलो। देखो युवराज, मैं सीधी सी बात करना चाहता हूं कि अगर 5 दिन से आप क्लास नहीं ले पाए हो तो युवराज आप क्या करना, केमिस्ट्री क्लास आज भी मत लेना। आप पहले जो 5 दिन में पढ़ा दिया गया है केमिस्ट्री में, वो जरूर पढ़ के आना आज, ठीक है? तब ये क्लास लेना, कल से आप लाइव आना, ठीक है? आप अभी पहले पुराना जो पढ़ाया गया उसको पढ़िए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है? ठीक है, जो कुछ डाउट होगा अगले सप्ताह में केमिस्ट्री का डाउट क्लास रखूंगा, वहां पे पूछ लेना आप हमसे, ठीक है? अच्छा, घन में फलक क्या होता है यही बताना है एमडी साहिल खान। मैं बता देता हूं आपको, ठीक है? रुको एक मिनट, मैं अपना घन लेकर आता हूं। देखिए, जैसे आपके घर में जो दीवार होता है वही आपका फलक होता है। जैसे ये आपका है, ये मेरे पास एक घन है, तो ये जो है ये चारों जो हर साइड जो दीवार है वो उसी को आप फलक कहोगे, समझे? हाँ, समझे कि नहीं समझे? फलक मतलब दीवार, आपके घर का दीवार, ठीक है? अरे रहने दीजिए निरंजन जी, ले लेते हैं, नहीं तो फिर काफी लोग परेशान करेंगे मुझे। ठीक है, फटाफट आप सभी लोग तैयार हो जाइए। अब देखिए, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो तत्व 1 से 30 हो चुके हैं उसका रिवीजन करने वाले हैं। हालांकि 31 से लिखवा दूं, 31 गैलियन की लिखाऊं कि रिवीजन करा दूं, क्या कह रहे हो? हाँ, रिवीजन करा दूं? हाँ, रिवीजन कराना जरूरी, नहीं तो भूल जाएगा ना गैलियम। टाइम इज ओवर नहीं है, टाइम 9:30-10 बजे तक क्लास चलेगा। मैं लेट आया हूं लेकिन क्लास उतना ही होगा आपका। मैं 31 से नहीं, रिवीजन करा देता हूं। चलो बताना, मैं यहां पे संख्या लिखूंगा, सबका बताना। 30 का बताना क्या होता है, 26 बताना क्या होता है, 25 बताना क्या होता है, 23 बताना क्या होता है, ठीक है? और 15 बताना क्या होता है, 17 बताना क्या होता है, 20 बताना क्या होता है, 21 बताना क्या होता है, और ना 12 बताना क्या होता है, 9 बताना क्या होता है, 10 बताना क्या होता है, 6 बताना क्या होता है, 5 बताना क्या होता है। इन सभी के बारे में बताओ, बताओ इनका क्या होता है, और साथ में इनका परमाणु क्रमांक, परमाणु भाग के साथ बताना। बताओ। जेडेन जिंक, जिंक जो है ये जिंक होता है, इसका परमाणु भार 65 होता है। बहुत अच्छा, आप लोग सही बता रहे हैं। हाँ, और ये 26, 26 क्या होता है बताओ? अरे 26 क्या होता है? हाँ हाँ,
26 क्या होता है बताओ? Fe होता है, Fe 55। हाँ, Fe मतलब लोहा होता है, ये 55 इसका परमाणु भार होता है। याद कर लो, अगले चैप्टर में परमाणु भार का खेल आएगा। अगला चैप्टर जो आएगा तो उसमें परमाणु भार का ही खेल आएगा। आयरन, हाँ आयरन, आयरन, हाँ हाँ। और बताओ 25 बताओ क्या होता है? मैग्नीज होता है Mn, और इसका परमाणु भार 54 होता है। ठीक है ना? इसका परमाणु भार 54 होता है मैग्नीज का ना। और ये 23 बताओ क्या होता है? वेनेडियम नहीं, क्रोमियम तो 24 होता है, 23 वेनेडियम होता है ना। और इसका परमाणु भार 25 होता है और 50 होता है। ठीक है। ये 15 क्या होता है बताना? फास्फोरस होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है बताओ? फास्फोरस का परमाणु भार बताओ कितना होता है? हाँ, 30 होता है। नहीं 31 नहीं, 30 होता है। 30 पॉइंट समथिंग होता है, कहीं कहीं 31 लिखा जाता है। 30 पॉइंट आपका होता है इसमें 30.9 होता है, 31 भी लिखा जाता है। 30.9 होता है, इसको 31 भी लिख सकते हो। ठीक है, कहीं कहीं 30.9 लिख के लगाया जाता है। 17 क्लोरीन होता है। क्लोरीन, इसका परमाणु भार कितना होता है? क्लोरीन का 35 होता है ना, 35 होता है। हाँ हाँ 35 होता है। 35। 20 क्या होता है? 20 क्या होता है? कैल्शियम होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है। कैल्शियम 40 परमाणु भार। 21 क्या होता है? स्टेडियम होता है। स्टेडियम का परमाणु भार 44 होता है ना, 44 होता है। 12 बताओ क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। 12 मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 होता है। Mg, इसका परमाणु भार 24 होता है। 9 बताओ क्या होता है? फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन का परमाणु भार 18 होता है। 18 होता है। 10 बताओ क्या होता है? फ्लोरीन का परमाणु भार 18 होता है। 10 बताओ क्या होता है? नियान होता है। बहुत अच्छा, नियान होता है। 10 नियान होता है। ठीक है, नियान का परमाणु भार कितना होता है? नियान 10 का नियान होता है। नियान का परमाणु भार 20 होता है। बहुत अच्छा, 20 होता है। 6 बताओ क्या होता है? 5 बताओ क्या होता है? हाँ, 6 कार्बन होता है। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। और 5 बोरान होता है। बोरान का परमाणु भार 10 होता है। ये कार्बन होता है, इसका 12 होता है। ये 5 बोरान होता है, इसका परमाणु 10 होता है। ठीक है, ये होता है 1 से 30 तक हमने रैंडमली संख्या लेके हमने रिवाइज किया। मैं देख रहा हूं आप लोगों को याद है, अच्छी बात है। जो देखो रेगुलर पढ़ रहा है, क्लास में रेगुलर आ रहा है। देखो 2 चीजें हैं, आपको मैंने यूट्यूब पे न पढ़ाया, दूसरा 2 वजह था। पहला वजह था कि मुझे यहाँ पे टीचर्स वगैरह था, इसको देने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता थी, जो कि मैंने कर लिया। मैं कर सकता हूं, आप लोगों ने सपोर्ट किया। इसी तरह सपोर्ट रहेगा तो मैं आपको इससे भी बेहतर दूंगा। दूसरा वजह यह था कि आप अगर थोड़ी मोड़ी पैसे दिए रहोगे तो आपके अंदर डेडिकेशन होगा, समय के अंदर आके क्लास देखोगे डेली। और क्लास यूट्यूब पे होती तो ये क्लासेस मिसमैनेज हो जाती है, कहीं इधर मिल जाएगा, कहीं उधर, कहीं मिलेगा ही नहीं, आपको खुद ढूंढने पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है, आपको यूट्यूब पे जाना ही नहीं है, सब क्लासेस एक साइड एक जगह है, आपको केवल और केवल क्लास देखना है। तो ये सब आपके पास बेनिफिट होता है। साथ में आप रेगुलर रहोगे। पीडीएफ के लिए यूट्यूब पे क्लास हुआ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे देना जाएगा, और टेलीग्राम पे 10, 20, 50 वीडियो हो जाएगा, खोजने में दिक्कत होगी। ये सब चीजें आपको नहीं देखना पड़ेगा, ये सब चीजें एक साइड होगा। तो एक मिनिमम सा फीस था आपका। आप लोग, मुझे लगता है सभी लोग 1499 में ही, नहीं, यूट्यूब से कोई खास पैसा नहीं मिलता है। यूट्यूब से इतना भी नहीं मिलता है कि यहाँ का हम ठीक से कुछ करा सके। हाँ, टीचर, कोई भी टीचर है, अगर टीचर को एक क्लास लेने के लिए कम से कम उसको कम से कम 25 से 30 हजार नहीं देंगे महीने का, तो कैसे लेगा क्लास? अब बताइए, ये कैसे हम कहां से देंगे आप उसको? यूट्यूब से इतना एक लोगों को दे लेंगे बहुत होगा, और चीजें तो हैं ना, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगी, आपको एक जगह रहेगा, एक साथ रहेगा। और दूसरी बात, ऐप पर आते हो तो ऐप में जो आप 1499 जो दिए हो, इसमें से तो समझ लो
70 मतलब कम से कम 30 से 40% आपका गवर्नमेंट ले रही है जीएसटी और टैक्स वगैरह के मैटर में, जीएसटी टैक्स के मैटर में, सच्चाई बात बता रहा हूं इसमें से। अब फिर ये 1499 से मैं जल्दी पूरा जिसे हो जाएगा 50 बच्चे हो जाएंगे तो मैं इसको इंक्रीज करके आपका 1999 करने वाला हूं। मैं पिछली बार 1999 में करके 1749 कर दिया था कि चलो ठीक है इतने में। मैं सोचता हूं कि हर एक स्टूडेंट से कम मुझे कम से कम हर टीचर को जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर सब जितने भी आप लोग हो उसमें से हम कुछ दे सके उनको, मतलब सब टीचर को 200-300 रुपए दे दूं जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों का, ये मैं सोचता हूं। और ये जान लो 1499 जब आप देते हो तो मेरे यहाँ आते आते वो 700-800 रुपये आता है। क्यों? बीच का जो पैसा आपका गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है, ऐप वाले ले लेते हैं। घन का किनारा इसे कहा जाता है। देखो ये घन का किनारा है, दीवार कोना जो होता है ना वो घन का किनारा होता है। आपके घर में जो कोना है वही घन का किनारा है, समझे एमडी साहिल खान? तो ये सब चीजें हैं। हाँ, ये आप देखोगे, ये देखोगे ना, मेरी फीस देखोगे और सभी लोगों का फीस देखोगे, सब लोग कम से कम 3000 किए एक सब्जेक्ट का। और बड़े चैनल में जाओगे वो लोग 5-5 हजार 8-8 हजार किए, जो कि मैंने दिखाया कि चीजें 1500 में भी हो सकती हैं, बसते भाई आपको ये सब चीजें दे रही हैं ना। उनके पास कंपनी है, यहां पे आप फोन करोगे हमेशा फोन नहीं रिसीव होगा, क्योंकि कोई फोन रिसीव करने के लिए मैं किसी को बैठा नहीं रखा हूं, उसको इसलिए नहीं पैसा दे रहा हूं कि आपको फोन ही रिसीव करना। अगर दे देता उसको तो वो क्या करता, फोन ही नहीं रिसीव करता। कोई बच्चा आता उसको फोन करके कहता कोर्स ले लो, कोर्स ले लो। आपके यहाँ फोन आता होगा बहुत से लोगों का कि सर कोर्स नहीं ले रहे हो, कोर्स नहीं ले रहे हो, पढ़ाई करो, इसका आता होगा जरूर, बताओ आता है कि नहीं आता है? नहीं, ऐप डाउनलोड करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मेरे ऐप पर कोई भी प्रचार नहीं होता है। देखो उस ऐप पर कोई फायदा होता है जिस ऐप पर आपको ऐड देखने को मिलती है, देखते होंगे जिस ऐप पर ऐड देखने को मिलती है उस पर फायदा होता है। इस ऐप पर कोई ऐड नहीं देखने को मिलता है, जो आपको क्लास लेते हो क्लास लेते हो, मैं कोई ऐड नहीं लगाया हूं क्या ऐड? आता है ना, क्यों आता है पता है? क्योंकि वो इसीलिए बैठा रखे हैं कि आपको फोन करने के लिए। आता है ना बहुत से लोग, देखिए ये बता रहे हैं एमडी साहिल खान आता है, क्यों? क्योंकि वो बैठा रखे। मैं किसी को नहीं बैठाया, यहाँ पे आप लोग खुद फोन किए होंगे तब कोई रिसीव किया होगा, तब आपसे बात किया होगा। कोई भी आपके यहाँ फोन नहीं रिसीव मतलब किया होगा, यहाँ से किया क्या कोई फोन? यहाँ तक कि हमारे यहाँ स्थिति है कि ये व्हाट्सएप पे 2-2 हजार मैसेज डेली आते हैं, मैं उनका रिप्लाई तक मैंने दिलवा पाता हूँ। व्हाट्सएप पे रिप्लाई तक नहीं दिया पाता है, टेलीग्राम पे इतने सारे मैसेज आते हैं किसी का रिप्लाई तक नहीं दिया जाता है। क्यों? अगर रिप्लाई दिया जाता तो मेरा ही फायदा होता। उसमें बहुत सारे बच्चे लेने के लिए फोन करते हैं, पहले व्हाट्सएप करते नहीं, कोई फोन उठाता फिर कॉल करते, काफी लोग होंगे इसमें। अरे जाने दा जायदा भोजपुरी में क्यों बुलवा रहे हो भाई, रहने दो, ठीक है ना। तो ये मैं नहीं करता हूं। अगर मैं किसी को 10-15 हजार दे देता महीने का तो वो बैठता ये सब काम करता, लेकिन मैं सोचता हूं जिसको पढ़ना भाई फोन करके पढ़ेगा। एक बार जिसको सही चीज पढ़ाओगे वो 2 बार 4 बार फोन करेगा तब तो रिसीव होगा। हाँ, आता है, सबके पास आता होगा भाई, मैं कह रहा हूं सब लोग बिजनेस कर रहे हैं और इसीलिए वो फीस आई रखे हैं। अब 1499 मैं आपसे लिया हूं, इसमें टीचर को दूंगा कि उनको दूंगा कि ऐप वालों को दूंगा कि गवर्नमेंट को दूंगा, बताओ। और रही बात ऐप डाउनलोड करने का, एक पैसे नहीं मिलता है, मैं सरस्वती माँ का कसम खा के कह सकता हूं। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मेरे ऐप पर कोई भी ऐड नहीं चलता है। कोई ऐड चलता है क्या? नहीं चलता है। जिसके ऐप पर ऐड चलेगा उसी पे पैसा आएगा, ठीक है? तो आप इस चीज के लिए बेफिक्र रहो, ठीक है? हाँ, प्रस्तुति आपको जितना मैं लिया हूं उससे ज्यादा दूंगा, ठीक है? और इसी में लिए मैं कहता हूं जो बच्चे पढ़ने वाले सभी बच्चों को जुड़वाओ, आप लोग आपके दोस्त जितने लोग हैं, ठीक है, ताकि मेरा भी सहयोग हो सके, आप वो लोग अच्छा से पढ़ सके और जो ये लूट मची है इस लूट से बच सके ना। एक चीज जान लो, जो आपको फोन करके बार बार कहते हैं ले लो ले लो, क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका फीस इतना हाई होता है ना।
ठीक है, समझे। मेरे यहां तो व्हाट्सएप कितने लोग किए हैं सर मुझे ज्वाइन करना है, कोई जवाब नहीं। जब तक आप कॉल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होता है। और कॉल मैं ही रिसीव करता हूं या एक दो या फिर आशीष सर करते या फिर अजय सर करते। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ना। चलिए ठीक है, ये हो गया। चला बताना, कल मैंने बताया था आपको कि कोई परमाणु अगर फलक पर है तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बताना। फलक पर रिवाइज करना जरूरी है ना भाई, नहीं रिवाइज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा नहीं, फलक पर है, अगर फलक पर है तो उसमें कितने से गुणा किया जाता है मैंने बताया था, ठीक है। 6 तो परमाणु अवयवी कणों की संख्या होती है, अवयवी कणों की संख्या, कण तो 6 होते हैं, इसमें कितने से गुणा किया जाता है 1/2 से ना। अगर किनारों पे हो तो किनारे पे हो तो अच्छा ये भी बता देना। और कोई परमाणु एफसीसी में हो, कोई परमाणु अगर एफसीसी में है तो इसमें एकक कोष्ठिका में कितने कण होते हैं, अवयवी कणों की संख्या क्या होता है, इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या कितना होता है। बीसीसी में हो क्योंकि इसका आज यूज होने वाला है, इसमें कितना होता है। एससीसी में हो तो इसमें कितना होता है। इसमें 4 होता है ना, कल मैंने बताया था कैसे 4 होता है। और इसमें मैंने बताया था 2 कितना 1 होता है, इसमें 2 होता है ना। बताओ पुष्पेंद्र लेट हो गए, कितना चीजें पढ़ा दी गई हैं। इसमें 1 होता है, इसमें 4 होता है, इसमें 2 होता है। मैंने कल समझाया था, आप लोग देखे होंगे, लाइव आए थे ना कल आप लोग। और जो कल नहीं आया था उसको आज नहीं समझ में आएगा। अरे बीसीसी में 8 नहीं, मैं इसमें एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या की बात कर रहा हूं मैं। बीसीसी में 2 होता है ना, इसमें 4 होता है। इसको हम लोग जेड से भी निरूपित करते हैं, जेड, ये जेड होता है, ठीक है। हाँ बता दो, कल क्लास में थे ना सभी लोग, तब समझ में आएगा आज का। नहीं तो भाई जो नया आया मैं कर रहा हूं, कल का क्लास देख लेना तब आ जाना। बताओ, पीडीएफ अपलोड हो गई भाई, विनायक जाके देख लो। मेरा नाम पंकज है। क्यों वसंत, मेरा नाम पंकज है। अरे बताओ हाँ या ना, ये हो गया, समझ में आया। फिजिक्स का भी हो गया है, जाके देखो 1 से 9 लेक्चर तक का पूरा हो गया है पीएमडी साइल का, देख तो लो जाके। देखी नहीं हो, हाँ बताओ हो गया। चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं हम ना। ये समझ गए, इसमें परमाणु संख्या कितनी 2 होती है, इसमें 3 होती है, इसमें 4 होती है, इसमें 2 होती है, इसमें 1 होती है, ठीक है। चलो ठीक है आगे चलते हैं। आज हम लोग समन्वय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, समन्वय संख्या के बारे में। तो अब आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा समन्वय संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से बहुत तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अधिकांश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है तो लिखना सभी लोग समन्वय संख्या, समन्वय संख्या क्या, समन्वय संख्या, या इसे कहीं कहीं है ना, इसे कहीं कहीं सहसंयोजन क्षमता या संकुलन क्षमता भी, संकुलन या संकुलन क्षमता तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसे सहसंयोजन संख्या भी कहा जाता है, समन्वय संख्या भी कहा जाता है, ठीक है। ये समन्वय संख्या होता क्या है, याद करना उन कॉलेज के दिनों की, हालांकि आप लोग कॉलेज अभी जा नहीं रहे हो है?
कुछ लोग जा भी रहे होंगे, बात अलग है, अब धीरे धीरे कोविड घट रहा है, ठीक है, वो बात अलग है। कॉलेज में आप, ये आपका डेस्क लगा हुआ है, आप यहां पे बैठे हुए हो, ठीक है, आपके बगल में कोई अदमा कोई बैठा हुआ है, आपका फ्रेंड, आपके पीछे आगे इस तरह से कोई फ्रेंड बैठा हुआ है, एक आगे भी डेस्क है, ठीक, इस तरह से कोई बैठा हुआ है। ये आदमी है जो कि इसके मुंह है, ये मुंह हो गया इसका, ठीक है, ये मुंह हो गया, ये कोई बैठा हुआ है, ठीक है ना, बैठा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अगर आप ये हो, यह आप हो, तो आपका समन्वय संख्या क्या होगा? आपके आसपास जितने लोग बैठे हुए वही आपका समन्वय संख्या होंगे। बात समझना, बात समझना सभी लोग, ये बात समझ में आ गया? ये आपका, ये आप बैठे हो तो आपके आसपास जितने लोग बैठे हैं वही आपका समन्वय संख्या होंगे। अरे बात समझ में आई सभी को? यानी यहां पे कितनी समन्वय संख्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो समन्वय संख्या का डिफिनेशन समझ में आ गया क्या होना चाहिए? किसी कण विशेष के चारों तरफ संपर्क में उपस्थित कणों की संख्या ही समन्वय संख्या कही जाती है। आपसे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी समन्वय संख्या का डिफिनेशन सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी पूछता है। बात समझ में आई? तो ध्यान देना, जैसे ये कोई कण विशेष है, इस कण विशेष के चारों तरफ उपस्थित कणों की संख्या यही आपकी समन्वय संख्या होगी। ये कोई कण विशेष है, इस कण विशेष के 1 2 3 4 5 5 कण, 5 इसकी समन्वय संख्या होगी। यानी किसी भी ठोस में किसी कण विशेष के चारों तरफ उपस्थित कणों की संख्या, स्थित कणों की संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे आपके सामने जरा बताना, ये कोई कण है, इसके आसपास ये 2 कण उपस्थित है, तो इसकी समन्वय संख्या क्या होगी? इसकी समन्वय संख्या क्या होगी बताना जरा। इसकी समन्वय संख्या 2 होगी। बात समझ में आ गई? तो डिफिनेशन लिखा जाए हमने, इसमें क्या होता है? किसी ठोस में, लिखना सभी लोग, किसी ठोस के कण विशेष के संपर्क में स्थित कणों की संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। किसी ठोस में किसी कण विशेष के संपर्क में स्थित कणों की संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। लिखना सभी लोग ये डिफिनेशन अपने कॉपी में, अपनी किताब में, ठीक है। जैसे आप यहां पे दिखा देना, मैं 2 फिगर बना देता हूं, क्योंकि आप लोग अगर बाद में पढ़े तो समझ में आ जाए, आपके अपने नोट से लेक्चर को कम देखना हो, ठीक है। तो देखना यहाँ पे यह आपके सामने, ये मैं 4 कण बना देता हूं इस कण विशेष के चारों तरफ, तो इसकी समन्वय संख्या कितना हो जाएगी? इस कण के जिसमें रेड से मैं ये किया हूं, इस कण की समन्वय संख्या कितना हो जाएगी बताना? 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 कण यहां पे उपस्थित है। इस तरह से अगर मैं 2 बना दूं यहां पे, इस तरह से 3 बना दिया, ठीक है। तो अगर इस कण की समन्वय संख्या जिसमें हम ब्लू से किए, इसकी समन्वय संख्या कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी ना? इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि बीसीसी व्यवस्था की समन्वय संख्या ये पूछा जाता है। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको ये याद करना होगा, क्योंकि ये प्रयोगों द्वारा देखा गया है। हालांकि अगर कोई यहाँ पे 3D में प्रयोग होता तो मैं करके दिखा देता आपको, क्योंकि हम लोग ये प्रयोग किए हुए हैं। आप लोग भी जब हाई लेवल पे पढ़ोगे तो आप इसका प्रयोग करोगे, बीसीसी में कितना समन्वय संख्या होती है। फिलहाल में आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बीसीसी में समन्वय संख्या, एफसीसी में समन्वय संख्या, व्यवस्था में समन्वय संख्या, और एससीसी में समन्वय संख्या। आप बीसीसी, एफसीसी और एससीसी का मतलब समझ रहे हो ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को है? बताओ हाँ या ना? बीसीसी, एफसीसी के मतलब समझ रहे हो? और एक नया चीज आएगा आपको, सीसीपी या फिर एचसीपी, ठीक है। ये नया चीज आएगा आपके सामने, ठीक है। नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है क्या? बताओ, ये बीसीसी, एफसीसी समझ में आ रहा है?
अरे बताओ बीसीसी का मतलब क्या होता है? मैं फिर से बता देता हूं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा, वो पढ़ते नहीं, रिवीजन नहीं करते हैं, करे नहीं समझ में आ रहा। मैंने बताया था, देखो बीसीसी का मतलब होता है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। बीसीसी का मतलब होता है। अब हमेशा अंतः केंद्रित एकक कोशिका लिखेंगे तो मजा नहीं आएगा ना, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अंतः केंद्रित एकक कोशिका में क्या होता है, मैंने बताया था आप लोगों को कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका में क्या कण कहां पे होते हैं, घन के कोने पर होते हैं, कोने के साथ साथ में घन के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। मैंने बताया था यार, नहीं पढ़े हो तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं आप लोगों का, तो आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो। अब एफसीसी का मतलब क्या होता है? एफसीसी का मतलब होता है फलक केंद्रित एकक कोशिका। ये होता है ना, इसमें क्या पे घन होते हैं, इसमें जो कण होते हैं ये कण फलक पर उपस्थित होते हैं। 6 फलक होता है, 6 फलक पर उपस्थित होते हैं। ये मैंने समझाया था यार, 2 क्लास से यही चल रही है। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है, ये सब बीसीसी एफसीसी नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, किसको नहीं समझ में आ रहा था? सब सामने कमेंट करो बोले। और एससीसी का मतलब क्या होता है? आप सरल घनीय या आध घनीय एकक कोशिका, सरल घनीय या फिर आध घनीय एकक कोशिका, ये होता है। हाँ, ये होता है। इसमें क्या पे कण होता है, ये घन के कोने पे तो होता है, साथ में बस इसमें घन के कोने पर उपस्थित कण होते हैं। हाँ, मैंने समझाया था नहीं समझाया था, बताओ सभी लोग। हाँ, सीसीपी एससीपी आपको अभी नहीं समझना, इसको मैं आगे बताऊंगा। तो क्यों नहीं है समझ में आ रहा था, बताओ क्यों नहीं समझ में आ रहा था? ऐसे ऐसे पढ़ाई करोगे तो कैसे काम होगा? पढ़ के आते नहीं हो पीछे क्लास का। कराओ ना, डेली केमिस्ट्री को पढ़ना। मैंने पहले दिन बताया था केमिस्ट्री आपको कैसे पढ़ाई करनी है, डेली पढ़ाई करनी है, मैंने समझाया था पहले ही। ध्यानचंद यादव बताया था नहीं बताया था? फर्स्ट डे मैंने बताया था आपको डेली केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर भी नहीं पढ़ के आते हो आप लोग। इतनी तबीयत खराब मेरा, तब मैं पढ़ा रहा हूं, आप नहीं पढ़ते हो, ऐसे पढ़ोगे? अरे लोड है, इसीलिए तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैं तो अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है कि मैथ बायो स्टार्ट होने और ज्यादा लोड हो जाएगा आपके ऊपर, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूं। फिर भी कुछ बच्चे कह रहे हैं करने के लिए, क्यों? क्योंकि वो पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ना नहीं चाहते। वो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने का जुनून रखते हैं अंदर, आप नहीं रखना चाहते। एमडी साहिल खान, वो 10 से 12 घंटे पढ़ने का जुनून रखते हैं अपने अंदर। देखिए सोनू केसरी है, करे बायोलॉजी स्टार्ट करने, क्यों? क्योंकि इनके अंदर जुनून है कि मैं 10-12 घंटा पढ़ सकता हूं, क्या सकती हूं। ये जुनून इन्हीं को सफल बनाएगी। ये जुनून है कि एक दिन एमडी ये सोनू केसरी जैसे बच्चे जो है सफल होंगे और कहीं अच्छी जगह जाएंगे। एक दिन नहीं, अगले साल जाएंगे। इतना पहले से स्टार्ट किए कि सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप अच्छा तैयारी करोगे किसी और चीजों की। वही बात ना सोनू केसरी जी, अब देख लो यही स्थिति है आप लोगों की। अभी यहाँ 11th का भी लोड है, ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। यही बच्चे हमको फोन करके रोते हैं कि सर मत करो मत करो मत करो, स्टार्ट मत करो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। तो एफसीसी बीसीसी का मतलब क्या होता है? अंतः केंद्रित एकक कोशिका होता है, मैंने बताया आपको। एफसीसी का मतलब क्या होता है? फलक केंद्रित एकक कोशिका। एससीसी का मतलब सरल घनी एकक कोशिका, ठीक है। लेकिन सीसीपी एससीपी के बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना है, केवल याद करना है, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी आपको सीसीपी एससीपी आप जैसे बहुत सारी चीजें याद करते हो इसी तरह से याद करके रखे हो, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ध्यान देना, एससीसी यानी एससीसी में जो
समन्वय संख्या होता है। यानी एचसीसी में एक कण के चारों तरफ उपस्थित कणों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। याद कर लेना सभी लोग, एचसीसी में समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है ना। एफसीसी में समन्वय संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, अब 12 ही आपका सीसीपी में होता है, दोनों में 12-12 होता है। ठीक है, और बीसीसी में कितना होता है पता आपको? बीसीसी में 8 होता है। अब देखो सर याद कैसे करेंगे, मुझे याद नहीं हो रहा है। देखो मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। देखो ये बी है, इसको आप अगर ऐसे बना दो तो 8 की तरह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ, तो बीसीसी में 8 होता है, याद हो गया। ये देखो यस है, यस से क्या लिखते हो आप? 6, तो 6 मतलब 6 हो जाएगा। बताओ याद हो जाएगा नहीं याद हो जाएगा? और रही बात एफसीसी और सीसीसी, एफसीसी और सीसीपी, इसे आप डायरेक्ट याद रखना कि 12 होता है। हाँ, ये 12 होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है ये सबसे बड़ी बात है, तो मैं दिखा देता हूं आपको क्वेश्चन। ये आपका पीडीएफ है, चल क्यों नहीं रहा है? एक मिनट, एक क्वेश्चन देखना, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? मैं इसको बड़ा कर देता हूं। बताओ एफसीसी संरचना में प्रत्येक कण के चारों तरफ कितने कण उपस्थित होते हैं? 12 होते हैं। इसी तरह से कहीं एफसीसी क्या बीसीसी रख के पूछ लेगा, सीसीपी रख के पूछ लेगा, ये पूछ लेगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इसी तरह बीसीसी एफसीसी सीसी, मैं एक ही क्वेश्चन लाया हूं ताकि आपका समय बचे। आप इसी जगह अन्य सब्जेक्ट रख के कर लेना। कभी ये नहीं पूछेगा समन्वय संख्या पूछेगा, ये पूछेगा निकटतम कणों की संख्या क्या होगी। समन्वय संख्या पूछेगा तो आप कर ही लेना, अगर निकटतम कणों की संख्या पूछेगी तब पर भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया इसमें कण विशेष के संपर्क में उपस्थित कणों की संख्या कोई समन्वय संख्या कहा जाता है। हाँ, कर लोगे ना? आगे चले। हाँ, ठीक है, ये समन्वय संख्या का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग संकुलन क्षमता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संकुलन क्षमता। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संकुलन क्षमता। ठीक है, क्या पढ़ने वाले? संकुलन क्षमता। हेडिंग डालना सभी लोग, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, हेडिंग डालना। देखना सभी लोग, संकुलन क्षमता। ये भी एग्जाम में पूछता है, कैसे पूछता है अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले ये समझ लेना। ठीक है, संकुलन क्षमता कैसे पूछता है अभी मैं आगे बताऊंगा, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। पहले समझना संकुलन क्षमता क्या होता है। देखिए होता क्या है संकुलन क्षमता, किसी क्रिस्टल में सॉरी, किसी क्रिस्टल में उपस्थित कणों की जो कोई भी कण है उसका आयतन, जैसे कोई क्रिस्टल है, संकुलन क्षमता क्या होता है? संकुलन क्षमता आप समझना, क्षमता, संकुलन क्षमता क्या होता है, ध्यान देना। संकुलन क्षमता होता क्या है? संकुलन क्षमता होता क्या है, ध्यान देना सभी लोग। किसी क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन, क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन, क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन अपान क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन अपान क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, ये आपका क्या होता है? संकुलन क्षमता होता है। ठीक है, अब क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, जैसे आपका यहां पर ये कोई एचसीसी संरचना है ना, एचसीसी संरचना है आपके पास। ठीक है,
इसकी अगर संकुलन क्षमता निकालनी हो तो क्या करोगे आप लोग, इस एससीसी में, एससीसी की इसकी भुजा मान लो, इसकी भुजा मान लो ये है, तो ठीक है, सभी भुजा ये हो जाएगी, जितना भुजा सब ये हो जाएगी ना, सब भुजा ये हो जाएगी। तो ये क्रिस्टल जालक का इसमें जो अवयवी कण है, ये अवयवी कण है आपके, ठीक है। अब ये या बीसीसी में, सॉरी ये एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितना होता है, 1 होती है। तो अवयवी कणों का आयतन निकालेंगे और पूरे क्रिस्टल का आयतन, पूरे क्रिस्टल का आयतन क्या हो जाएगा, एक क्यूब हो जाएगा ना, घन का आयतन एक क्यूब होता है ना, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, ये होता है, यानी ए गुणे ए, तो कितना हो जाएगा, एक क्यूब हो जाएगा। तो इस क्रिस्टल में क्या करने वाले हैं, एक भुजा का आयतन, क्रिस्टल के आयतन यानी कुल आयतन एक क्यूब में हम इसमें जितने भी कण है उन कणों के आयतन में भाग देंगे तो ये निकल जाएगा ना, एलबीएच होता है, अनुपात होता है। क्या होता है, क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों का आयतन अपान क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, ठीक है, यही संकुलन क्षमता कहा जाता है। इसमें अगर 100 से गुणा कर दोगे तो ये परसेंटेज में निकल जाता है। अगर इस तरह से समझे संकुलन क्षमता होता क्या है कि इसमें जो कण उपस्थित है, ये कण कितने जगह को घेरे हुए हैं, यही होता है संकुलन क्षमता का मतलब। संकुलन क्षमता का मतलब ये होता है कि पूरे में से कितने जगह पर यह कण उपस्थित है। हाँ, जैसे आपके क्लास में 100 सीट है, कितना, 100 डेस्क है, 100 डेस्क है, डेस्क है, और इस पे बैठने वाले बच्चे कितने हैं, 50, तो इसका संकुलन क्षमता कितना हो जाएगा, 100/50 मतलब 1/2, यानी अगर इसे साल करो तो इसे इंटू 100 कर दो तो 50%, यानी 50% सीट भरा हुआ है, तो कितना खाली है, 50% खाली भी है। बात समझना ना, हाँ, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज में 100 डेस्क है, ठीक है, इसमें बैठने वाले बच्चे कितने, 60 हैं, ठीक है। जब 60 बच्चे बैठे हुए हैं तो इसमें इसका संकुलन क्षमता क्या हो जाएगा, 60 बच्चे हो जाएंगे, कितने में बैठे, 100 में बैठे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, 60/6/10 साल करोगे तो 5 3 दूनी 6, 3 दूनी 6/5, ठीक है, ये करोगे तो ठीक है। अगर इसे 100 का गुणा करोगे 20/25 इज इक्वल टू 60, 60% आपका इसका क्या हो जाएगा, संकुलन क्षमता हो जाएगा। तो खाली कितना होगा जरा बताना, 40 सीट खाली होगा, 100 में से घटा दोगे तो 60 इज इक्वल टू 40। तो मेरी बात करने का मतलब यह है, मेरे समझाने का मतलब यह है कि संकुलन क्षमता का मतलब होता है कितने खाने उसमें भरे गए। जैसे पूरा आयतन एक क्यूब है, इसमें से कितना आयतन इन कणों के द्वारा भरा हुआ है, यही आपको निकालना होता है, यही आपका संकुलन क्षमता होता है, ठीक है। हालांकि मैं निकाल कर आपको दिखाऊंगा आगे, फिर भी बोर्ड में एग्जाम पूछता नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है सभी को संकुलन क्षमता के बारे में। क्या होता है संकुलन क्षमता, क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन बटे क्रिस्टल जालक की कुल आयतन। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर बताया आपकी क्लास में कि आपकी क्लास में 100 डेस्क है, इसमें से 60 डेस्क पे बच्चे बैठे हुए हैं, तो 60/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहां पे इसी तरह से आपका इसका ए भुजा है, तो इसका कुल आयतन क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब एक क्यूब होगा, एक क्यूब में से कितनी जगह पे बैठा हुआ है, ऊपर क्या होगा, आयतन होगा, ऊपर क्या होगा, आयतन होगा। कौन सा आयतन होगा सर, वह आयतन होगा जो आयतन इस कणों के द्वारा घिरा जाता है, यानी उनकी आयतक कोष्ठिका के द्वारा जो आयतन घिरा जाता है, उनके अनुपात को निकाल देंगे, वही आपका संकुलन क्षमता होगा ना। और अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं एग्जाम में क्वेश्चन कहां से और किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। डाउट नहीं होनी चाहिए, मुझे लग रहा है ना, इसको मैं रब करता हूं। अब ध्यान देना, सभी का संकुलन क्षमता आपको याद करना पड़ेगा, सभी का संकुलन क्षमता आपको याद करना पड़ेगा, सभी का। सभी का संकुलन क्षमता आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान देना, ये बीसीसी का संकुलन क्षमता समन्वय संख्या तो 8 होती है, संकुलन क्षमता कितना होता है जानते हैं, बीसीसी का समन्वय संख्या तो 8 होती है, संकुलन क्षमता 68 होती है। कितना होती है, 68 होती है, 68% होता है। क्या होता है, ये संकुलन क्षमता होता है। मैं रब करके सबका फिर से लिखता हूं, ये याद करना पड़ेगा, और मैं इसको प्रूव भी कह दोगे तो मैं करा दूंगा,
और एग्जाम में सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बीसीसी का संकुलन क्षमता क्या है, बीसीसी का संकुलन क्षमता, ठीक है, का समन्वय संख्या, ठीक है, ये बीसीसी का, ठीक है, सीसी का ना, संकुलन क्षमता और समन्वय संख्या। कितना संकुलन क्षमता होता है, 68% होता है, 68%, और समन्वय संख्या कितना होता है, 8 होता है। दोनों साथ साथ में याद करते हैं ट्रिक के साथ, ठीक है, दोनों साथ साथ में करते हैं। बीसीसी का संकुलन क्षमता 68% होता है और समन्वय संख्या कितना होता है, 8 होता है। एफसीसी का संकुलन क्षमता कितना होता है, 74% होता है, ठीक है। एफसीसी हो चाहे एचसीपी हो या फिर सीसीपी हो, सबका संकुलन क्षमता कितना होता है, 74% होता है। और एफसीसी हो या फिर एचसीपी हो या फिर सीसीपी हो, ठीक है, सबका समन्वय संख्या कितना होता है, 12 होता है ना। सबका समन्वय संख्या कितना होता है, 12 होता है, ठीक है, समझे सबका ना। अब देखो एससीसीओ का संकुलन क्षमता, एससीसी का संकुलन क्षमता कितना होता है बताओ, 52% होता है। और एससीसी का समन्वय संख्या कितना होता है बताओ, 6 होता है ना, हाँ 52% और 6 होता है। ये आपको याद होनी चाहिए, ये याद होगा, एग्जाम का कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते, बशर्ते आपको याद होना चाहिए, पूरी तरीके से आपको, ठीक है। एग्जाम का कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। देखो शायद क्वेश्चन है इसके संबंध में मेरे पास है? नहीं है, चलिए जाने दीजिए। आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा कि बीसीसी में समन्वय संख्या कितना होता है। एफसीसी में समन्वय संख्या कितना होता है, सीसीपी में समन्वय संख्या क्या होता है, इनका संकुलन क्षमता क्या होता है, ठीक है। ये आपकी, ये क्या होता है कोमल कुमारी, एससीपी और सीसीपी, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी याद कर लो सभी लोग, ठीक है, आगे डिस्कस कर लेंगे हम लोग ना। एक चीज और ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में घुमा देता है, इसके संकुलन क्षमता के पूछता है कितना % खाली स्थान है, ये भी पूछ लेता है। खाली स्थान का मतलब मैंने बताया ना, 60 सीट भरा हुआ है तो खाली दिखाने के लिए 100 में से घटाओगे, यहां पर भी 68 को 100 में से घटा दोगे तो बीसीसी में खाली स्थान निकल जाएगा। सीसीपी में 74 को 100 में से घटा दोगे तो खाली स्थान निकल जाएगा। एससीपी में इसको 100 में से घटा दोगे तो खाली स्थान निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, बताओ सभी को समझ में आया, हाँ 32% ना, समझ में आया, यस सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके प्रूफ करते हैं, आप लोग कर रहे तो प्रूफ करा देते हैं, ठीक है, एक कराएंगे बाकी छोड़ देंगे, ठीक है, ये भी कर सकते हैं हम ना, बाकी आप लोग अपने से कर लेना, मैं पीडीएफ में दे दूंगा, ओके, या फिर मैं सभी बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सभी लोग, ये इसका आपको याद कर लेना कि बीसीसी का संकुलन क्षमता कितना होता है, बीसीसी का समन्वय संख्या कितना होता है। अब रही बात ट्रिक की, मैं ट्रिक बता देता हूं, देखो ये बीसीसी में बी है, ये 8 की तरह लग रहा है, और यहां पर भी 8 है और यहां पर भी 8 है, कभी नहीं भूलोगे, याद हो जाएगा। एफसीसी में मैंने बताया, देखो ये यस है, यस से होता है यस 6 को हम लोग लिखते हैं 6, और 6 से आप इस तरह से याद कर लेना। और यही यस आपका कभी कभी 5 की तरह भी लगता है, इसलिए 52% याद कर लेना,
याद करने का ट्रिक है, ठीक है। अभी जाओगे तो मिल जाएगा कितना, ठीक है। और एफसीसी का संकुलन क्षमता 74% होता है और इसका समन्वय संख्या 12 होता है। ये तो आप, ये जब दो याद हो गए तो तीसरा जो बचेगा इसी का होगा, इसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है ना, समझे। अरे यस 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 आई यस, ठीक है ना, ये होता, ठीक है। ओके, चलते हैं इसके आगे। ठीक है, चलते हैं इसको प्रूफ करा देते हैं, ठीक है। एक प्रूफ कराएंगे, बाकी आप अपने से कर लेना, ठीक है। मैं एक समझा देता हूं कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है ना। आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा, सरल घनी एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता, सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता क्या होता है। संकुलन क्षमता ध्यान देना, सरल घनी एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता क्या होता है। मैं आपको सरल घनी एकक कोष्ठिका बनाता हूं, ये ठीक है, ये सरल घनी एकक कोष्ठिका है, ठीक है। ये आपका सरल घनी एकक कोष्ठिका है। इसमें जो कण है घन के कोने पर उपस्थित है, ये घन के कोने पर उपस्थित है, जो कण है ना, घन के कोने पर उपस्थित है, ठीक है। ये तो मैंने छोटा बड़ा सा बनाया है, और इन सभी घन के जो कण है इनकी भुजा कितना है, ए मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, एक परमाणु का आयतन क्या होता है, संकुलन क्षमता, इसका क्या होता है ना, परमाणु का आयतन ना, एकक कोष्ठिका के परमाणु का आयतन, एकक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन बटे संपूर्ण एकक कोष्ठिका का आयतन। एक बात ध्यान देना, यह आयतन निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये सामने वाले को उठा के बाहर रखते हैं, इस तरह से बनाते हैं। जब बनाएंगे ना सामने वाले को उठा के बाहर, तो ध्यान देना, ठीक है। ये तो भुजा आपकी ए है, ये तो भुजा क्या है आपका ए है, ये आपको पता होना। मैं इसके सामने वाले को उठा कर बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चार आपके ये इस तरह से चार वृत्त है, इस तरह से। अरे यार ये क्या बन रहा है, मुझे कला बनाने नहीं आती, क्या बताऊं मैं फिगर दिखा दूंगा अभी, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की ना, ठीक है। ये चार है, इसी तरह चारों बराबर आकार के हैं, ये कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, इतना समझना, ये चार है, ठीक है। और इसकी भुजा आपको पता है, ठीक है, ये चारों बराबर आकार की है, ठीक है, इस तरह से चारों बराबर आकार की, ठीक है ना, इसकी चारों बराबर आकार की है। और ये भुजा समझना आपका, ये भुजा आपकी ए है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर त्रिज्या है, और इसकी भी स्मॉल आर त्रिज्या है, और ये भी भुजा आपका ए है, ठीक है। इसी तरह ये भी स्मॉल आर है, ये भुजा आपका क्या है, ए है। ये भी आपका स्मॉल आर है, स्मॉल आर, और ये भी भुजा आपका ए है, ठीक है। मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूं, दिखना सभी लोग, ये देख रहे हो फिगर, देख रहे हो आपके सामने, समझ में आ रहा है। सेम फिगर है ना, हाँ समझ में आ रहा है सभी को।
इसमें सेम है, उसी को निकाल कर यहां पे रखा गया है ना। यस सर, ठीक है। तो यहां से मुझे जरा बताना, इस फिगर से बताना मुझे, इस फिगर से बताना मुझे कि हम 2r इज इक्वल टू, ये देखो ये r प्लस ये r, 2r इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं क्या? 2r इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं क्या? है या ना, है या ना, बताना। 2r इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं ना, हाँ। तो r इज इक्वल टू हम लोग a बाई 2 लिख सकते हैं ना, बताना। बस इसी का जरूरत थी। ये आपको आवश्यकता भी पड़ेगी सबके लिए। किसके लिए? सरल घनीय का कोष्टिका के लिए, और एफसीसी फलक केंद्रित के लिए भी आवश्यकता पड़ेगी, और बीसीसी के लिए भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसी पर आधारित न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। r इज इक्वल टू a बाई 2, हालांकि मैं सबका अभी बता दूंगा, ट्रिक के साथ याद कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी मैं अभी बताना, r इज इक्वल टू a बाई 2 किसमें होता है? सरल घनीय का कोष्टिका में होता है ना। ध्यान देना यहां पे, ये क्या एकक कोष्टिका के परमाणु का आयतन है। आयतन, ये गोला का आयतन क्या? ये तो गोला है, गोला का आयतन क्या होता है? गोले के आयतन क्या होते हैं बताइए? ठोस गोला का आयतन क्या होता है जिसकी त्रिज्या r हो? ठोस गोला का आयतन जिसकी क्या त्रिज्या क्या हो? स्मॉल r हो, जिसकी त्रिज्या क्या? स्मॉल r हो। ठोस गोला का आयतन जिसकी त्रिज्या स्मॉल r हो, क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है ना, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब ये घन है, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? क्या होता है? a क्यूब होगा, अगर भुजा a हो तो a क्यूब हो जाए। बस आपको यहां पे रखना है क्या, यहां पे उठा के रखो, क्या रख लोगे? क्या हो? 4/3 पाई r क्यूब अपान a क्यूब, ये रख दो। अब आपको पता है r इज इक्वल टू a बाई 2 होगा ना, r इज इक्वल टू a बाई 2 रख दीजिए यहां पे, तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई a बाई 2 का क्यूब अपान a क्यूब, ठीक है। ये अब ध्यान देना, ये आपका a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा बताओ? यहां बचेगा 2/3 पाई अपान 4, मतलब पाई अपान 2 बचेगा ना। 2 क्यूब यहां 8 होता है ना, मैं फिर से बता देता हूं, नहीं कुछ लोगों के ऊपर से चला जाएगा। मैं यहां पे क्या हुआ, मैं इसे क्या लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं r के स्थान पे a क्यूब a बाई 2 लिख सकता हूं, तो 4/3 पाई a बाई 2 का क्यूब अपान a क्यूब ना, ये लिख सकता हूं। ध्यान देना क्या हो जाएगा यहां पे? 4/3 पाई a क्यूब अपान 8 अपान a क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान देना सभी लोग, क्या होगा यहां पे? a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, कट जाएगा ना, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? पाई/3 इंटू 2, यही बचेगा, यानी आपको पास बचेगा पाई/6। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना? 68%। हाँ, पाई/6 इसका वैल्यू रखोगे तो कितना? 52% आ जाएगा, ठीक है। ये आपका समन्वय संख्या हो गया। ये क्या हो गया? समन्वय, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता ना, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता। लेकिन इसका अगर समन्वय संख्या, सॉरी, ये संकुलन क्षमता हो गया, ये भरा हुआ है। खाली स्थान अगर पूछ जाए तो क्या होगा? खाली स्थान, खाली स्थान क्या हो जाएगा? खाली स्थान क्या हो जाएगा? 100 माइनस 62, 52, यह आपका खाली स्थान हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा, तब तो आएगा। 100% का गुणा करेंगे तब तो, 100 का गुणा करेंगे तब तो आएगा ये 100%, पाई/6 इंटू 100 ना, नहीं तो 0.52 आएगा। समझे? इस तरह से इसे प्रूव किया जाता है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? बताओ, इस तरह से इसे किया जाता है। हाँ या ना?
और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जैसे यहां पे r इज इक्वल टू a बाई 2, ये किस में आया, ये बीसीसी के लिए आया। इसी तरह से एफसीसी और बीसीसी, सॉरी एफसीसी और बीसीसी, ये तो एफसीसी के लिए आया ना, इसी तरह से एफसीसी और बीसीसी के लिए निकाला जाता है, तो उसका मान कुछ अलग आता है। मैं बता देता हूं कितना कितना आता है, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना। मैं बता देता हूं कि कितना आता है, ठीक है। एक मिनट रुकना। देखना, ये जो आपका त्रिज्या तथा भुजा में संबंध था, ये एससीसी के लिए क्या होता है, मैं ट्रिक के साथ बता दूं क्या होता है, बता, ए इज इक्वल टू आर बाई 2 होता है, ठीक है। नहीं, अरे सॉरी, आर इज इक्वल टू ए बाई 2, ठीक है। जहां पे आर क्या है, गोले की त्रिज्या है, कोष्ठिका की त्रिज्या है। अरे परसेंटेज निकालना होता है, इसलिए 100 का गुणा होता है। परसेंटेज में आ रहा है ना, परसेंटेज में 100 में गुणा होता है ओझा जी। जब भी परसेंटेज निकालना हो तो 100 का गुणा होता है। और इसी तरह से अगर बीसीसी के लिए निकालना हो, बीसीसी के लिए, तो बीसीसी का आपको निकाल कर मैं कहोगे दिखा दूंगा। बीसीसी के लिए जब निकालोगे आप लोग तो क्या होगा, बीसीसी के लिए पता है आपको, आर इज इक्वल टू √3/4 ए आएगा। अगर एफसीसी का निकालोगे तो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू √3/2 ए आएगा। ये आएगा तीनों के लिए। बताओ, हाँ, ये तीनों के लिए आएगा। समझ में आया, याद कर लेना, हालांकि प्रूफ करना चाहोगे तो प्रूफ भी हो जाएगा। अरे सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये रूट कहां पे है, √2/4 आएगा, ठीक है। इसमें ये आता है, यहां पे √3 होता है, यहां पे √2 होता है, बस इतना असर होता है। अब इसे याद कैसे करोगे, देखो, ये b को यहां से मिटा देना तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3/√4। हालांकि इसको सॉल्व करके √1/2√2 लिख सकते हो, लेकिन मत लिखना, ऐसे होगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। इसे मिटा दोगे तो आप √3 टाइप का हो जाएगा, 3 टाइप का हो जाएगा, नहीं है तो √3 याद कर लेना, ठीक है। इसको अभी तो हम मिला देते हैं ना बीसीसी को, तो √3/8 बीसीसी में आता है 4, और यहाँ पे एफसीसी में √2/4a एफसीसी में आता है। हाँ, क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखना इस तरह से पूछा जाता है आपके सामने। ये देखो, क्वेश्चन पूछा गया है, एफसीसी में एकक कोष्ठिका की लंबाई ए तथा परमाणु त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या होगा। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एफसीसी में, हाँ, एफसीसी में ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हाँ, क्या होगा। अरे यार, ट्रिक भी तो मैंने बता दिया, यहां पे बीसीसी वाला, हाँ, यहां पे देखो 3 बना सकते थे इसे, √3/4, इसका √2/4 हो जाएगा, हाँ, बी होगा। चलो देखो इधर देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह से भी पूछ लेता है कभी कभी, ये तो पूछता है। आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, धातु के धातु के फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में सेल कहां पे, कण के कोने पर है, तो कुल आयतन तथा आर के मध्य संबंध ना, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। बताओ, समझ में आया सभी को, ठीक है। बताओ, आ गया समझ में, तो आगे चले इसके।
देखना इसके आगे मैं अगर चाहूंगा तो मैं आपको पीडीएफ में दिया भी हूं इसका प्रूफ, ठीक है, इधर ध्यान देना, पीडीएफ में इसका प्रूफ मैं दिया भी हूं, ये देख रहे हो, हाँ, यह फलक केंद्रित एक कोष्टिका के लिए पूरा मैं निकाला हूं और दिया हूं। अगर देखना आप लोग समझना हो तो समझ लेना, पूरा फिगर देकर मैं समझाया हूं, समझ कर आना, कल मैं कराऊंगा कहोगे तो मैं कल इसे करा दूंगा, ठीक है। आखिर वही प्रूफ करना होगा आपका, इसमें रूट 2/4 होगा, उसमें रूट 3/4 होगा, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है, रूट 2/4 और रूट 3/4 ये हमेशा आपको याद रखना है ना। इसको मैं नेक्स्ट डे करा दूंगा, ठीक है, लेकिन एक बात देख लेना सभी लोग ना, ये बात देख लेना, ठीक है। और जो लोग नए जुड़े हैं मैं सभी से कहना चाहता हूं, कल है शुक्रवार, कल के बाद शनिवार रविवार छुट्टी होगी, पता है आप लोगों को, उतने में सभी लोग रट लेना, देख लेना जितना भी लेक्चर पहले का हुआ है। अगले सप्ताह में केमिस्ट्री का डाउट क्लास रखने वाला हूं, फिर मत करना कि मैंने नहीं बताया। हाँ, एग्जाम में पूछता नहीं है, एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछता है। हाँ, ये जो मैंने बताया था रूट 3/4a और रूट 2/4a, इस पे क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल, मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिखा दिया, उनको दिखा देता हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक मिनट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पीडीएफ तो वहां पे है नीचे ना गौरव गोस्वामी, पीडीएफ तो नीचे है ना, डेली क्लास के नीचे पीडीएफ है, देखो एक मिनट, इस तरह से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, देखो एक मिनट मैं न्यूमेरिकल दिखा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देख रहे हो न्यूमेरिकल, ये एक मिनट, ये वाला, ये न्यूमेरिकल देख रहे हो आप लोग, सोडियम धातु की सेल की लंबाई इतना है, अंतः केंद्रित घनी के जालक के रूप में व्यवस्थित है, तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कर ही दो आप लोग, कर ही दो क्वेश्चन को, क्वेश्चन कर ही दो आप लोग, करके जाओ, एक मिनट क्वेश्चन रुको, क्वेश्चन को कर ही देते हो, कर दो, क्वेश्चन को कर डालो तो होगा, होगा जी होगा, अगले सप्ताह से होगा, ठीक है। अभी देख रहे हो आप क्लास के लिए कर रहे हो, कुछ लोग रो रहे हैं सर क्लास अभी मत लगाओ, लोड बढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे लोग, हम किसकी बात सुने, हम तो क्लास देंगे भाई, हम तो कहें क्लास देने के लिए, आपका लोड बढ़े चाहे आपका प्रेशर बढ़े, हम क्या कर सकते हैं। आज से नहीं हुआ, आपके सामने ही कह रहे थे ना सर क्लास अभी बंद मत लगाओ, इंग्लिश और मैथ की क्लास लोड बढ़ जाएगा, कहने कि नहीं, आप ही के सामने कमेंट आया ना। ऐसे लोग कमेंट कम करते हैं, फोन ज्यादा करते हैं। लेकिन मैं अगले सप्ताह से क्लास लगवा दूंगा, थोड़ा सा मैं इस समय तबीयत गड़बड़ था, इसलिए मैंने, कोई टीचर आना नहीं चाहा, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं करवाया, ठीक है। ये क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, अरे लगाओ क्वेश्चन को, अरे यार बिन, हाँ मैं अपने अनुसार ही क्लास चलाऊंगा, ये तो है विशाम जी, ये क्वेश्चन लगाओ, नहीं लगाओगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या करा आपसे, किसी धातु के सेल कोर की लंबाई कितना है, 4.29 एंगस्ट्रॉम है, अंतः केंद्रित जालक के रूप में व्यवस्थित है, तो सोडियम धातु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, और जो ये बता रहे हैं उनके लिए सभी लोग एक बार क्लैपिंग करेंगे, क्लैपिंग करेंगे सभी लोग, यानी कि आपको समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा। देखो मैं पढ़ाता हूं, मैं दो चीजें क्लियर करता हूं, क्या पूछेगा कैसे पूछेगा, उसके बाद टॉपिक कराता हूं, शायद ये चीजें आपको बेहतर भी लगती होंगी, इससे आपको समझ में भी आता होगा। बिल्कुल निरंजन जी, आज क्लास स्टार्ट हो जाएगी, चलिए ना अगले सप्ताह से। और रह गई बात, हाँ इंग्लिश भी, रह गई बात आपकी फिजिक्स की क्लास की, तो 11 बजे मैं फिजिक्स क्लास नहीं दूंगा आज, क्योंकि कल जो मैंने टेस्ट वगैरह करा था उसका रिपोर्ट वगैरह लेने जाना है मुझे, ठीक है। शाम को या तो 5 बजे होगी या फिर 9 बजे होगी, सुन लो, क्लास होगी या 5 बजे या 9 बजे, ठीक है। चैट सेक्शन को देखते रहना, कोई नया नोटिफिकेशन होगा तो मैं डाल दूंगा वहां पे, ठीक है ना। सभी को जय 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 मां सरस्वती, जय मां शारदे, और सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, ठीक है, ओके। और
ये क्लास जल्दी आपको मिल जाएगी लाइव क्लास में। साथ में जितने लोग नए जुड़े हैं, मैं सभी से एक बात करना चाहता हूं, क्वेश्चन बता दें। क्वेश्चन अब अगले क्लास में बताया जाएगा, तो बता ही दें। अरे सिंपल है इसमें, ये आपसे कह रहा है कि ये सोडियम जो है, सोडियम एन जो है ये बीसीसी के फॉर्म में है। बीसीसी मतलब अंतर केंद्रित के फॉर्म में है। और इसमें सोडियम धातु के कोर की लंबाई दिया है, यानी ये दिया है आपको कितना, सोडियम धातु के कोर की लंबाई दिया है 4.29 एंगस्ट्रॉम, 4.29 एंगस्ट्रॉम। एक बात मैं बताऊं, ये क्वेश्चन आपके ना बोर्ड में कभी नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है, कहीं और पूछा जाएगा ना, टेंशन मत लेना। इस लेवल का क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा आपके बोर्ड में, केवल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक मिनट, आपके बोर्ड में केवल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक मिनट मैं दिखा रहा हूं, एक मिनट यार, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड में, केवल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड में। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, समझे। फिर मैं बता देता हूं आप लोगों को ना, ये थोड़ा सा लेवल का है, क्योंकि कुछ बच्चे आईआईटी नीट देने वाले हैं, तो मैं सोचा हूं एक आध क्वेश्चन लेवल का डाल दूंगा तो उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा। और रास्ते से चल रहा हूं, बगल में कोई अच्छा क्वेश्चन है डाल देता हूं मैं, ठीक है, बात समझे ना। एनडीए में भी नहीं पूछा जाएगा ये। सुमित शर्मा फर्स्ट क्लास है तो पुरानी क्लास देख कर आना आप क्लास में, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये आपका ये कोर की लंबाई होगी। मैंने आपको बताया बीसीसी के लिए कोर की लंबाई तथा त्रिज्या के मध्य संबंध क्या होता है, मैंने बताया था। क्या बताया था मैंने आपको, बताओ मैंने आपको संबंध क्या बताया था अभी संबंध मैंने क्या बताया था आपको, R इज इक्वल टू क्या बताया था, √3/4a, ये बताया था ना, यही बताया था √3/4a, ये तो बताया था मैंने। अरे बताया था कि नहीं बताया था, हाँ। यहाँ पे रख देना सभी लोग, R का वैल्यू रख देना यहाँ पे ना। R त्रिज्या तो आपसे पूछा है, A का वैल्यू रख दो √3/4, ये 4.29 इंटू एंगस्ट्रॉम में, इसको मीटर में 10⁻⁻10 से गुणा करके रख दो, साल पर 2 आंसर आ जाएगा ना। हाँ ये तो है सिंपल, ये भी नहीं आया आप लोगों को, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सभी को जय मां सरस्वती।